नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं मैं नागेश गहलोत। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो पहले 15 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए थे जो पहले वाले वीडियो में थे। आज हम 15 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा। एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है। यह कौन सा सिद्धांत अधिगम का है? तो देखिए, पहला लिखा है इसमें पुनर्बलन, दूसरा है स्वतः पुनरावर्तन, तीसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण और चौथा है उद्दीपक विभेदीकरण। तो विभेद करना मतलब अंतर करना होता है। तो यहाँ पर कोबरा से डरना सिखाया गया था पहले बच्चे को, और वह अब सभी प्रकार के सांपों से डरता है। तो उसके मन में पहले एक उद्दीपक सेट कर रखा है कि मतलब जो सड़क के चलने वाली होती है पेट के बल, और जो आड़ी टेढ़ी चलती है वो मतलब डरने वाली चीज़ है, वो उससे डरा जाता है हमेशा। तो उसके मन में एक उद्दीपक का चित्रण पहले से हो रखा है, ठीक है। तो और वो अब क्या करेगा, वो उसको सभी सांपों से डर रहा है। तो उसका अर्थ होगा कि उसने उद्दीपक का उसके प्रति सामान्यीकरण कर रखा, उसने पहले से एक उद्दीपक सेट कर रखा अपने माइंड में। उसका अगर वो सांप फिर से कहीं उसको ऐसा चलता हुआ दिखाई दिया तो वो उससे डर जाएगा। तो इस प्रकार से उसका उद्दीपक सामान्यीकरण स्पष्ट कर रखा पहले से, इस कारण वो अब सभी प्रकार के सांपों से जो है डरता है। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण बच्चे के मन में या फिर बच्चे के माइंड में है। यहाँ पर पुनर्बलन नहीं होगा, स्वतः पुनरावर्तन भी नहीं होगा, और उद्दीपक विभेदीकरण, विभेदीकरण का मतलब होता है तुलना करना, तो तुलना नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या अर्थ होगा इसका, उद्दीपक सामान्यीकरण। तो पहला प्रश्न हमारा था कि कोबरा से डरना सिखाया गया था बच्चे को, और अब वो सभी प्रकार के सांपों से डर रहा है। तो मतलब उसके बच्चे के मन में क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण बिठा दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल युंग का दृष्टिकोण है। यहाँ पर यंग लिखा है पर युंग का, कार्ल जुंग भी बोला जाता है इनको कभी कभी। तो कार्ल जुंग का जो व्यक्तित्व के लिए आकलन है वो कौन सा दृष्टिकोण है? निर्णय है, संवेदन है, संरचित है, या फिर प्रक्षेपीय है? तो देखिए, यहाँ पर व्यक्तित्व की बात की गई है। तो व्यक्तित्व की मापन की विधियाँ की हम बात करें तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से व्यक्तित्व 4 प्रकार से मापा जा सकता है? पहली होती है प्रोजेक्टिव मेथड्स, जिसको हम प्रक्षेपीय विधियां भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, तीसरी होती है वस्तुनिष्ठ विधियां, और चौथी जो होती है वो होती है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो यहाँ पर 4 प्रकार से व्यक्तित्व का विभाजन किया गया है, या फिर व्यक्तित्व को मापन कितनी विधियों से कर सकते हैं? 4 प्रकार की। इनमें भी उपविधियां होती है। तो पहली होती है वो होती है प्रक्षेपीय विधियां, दूसरी व्यक्तिनिष्ठ विधियां। तो देखिए, प्रक्षेपी विधियों में आती है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण और प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, या फिर वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। ये किसके अंतर्गत आती है? ये प्रक्षेपीय विधियों के अंतर्गत आती है। दूसरी आती है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, जिसको हम आत्मनिष्ठ विधियां भी बोल सकते हैं। तो आत्मकथा विधि आती है इसके अंतर्गत, प्रश्नावली विधि आती है, और केस स्टडी मेथड, जिसको हम व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से भी जानते हैं, वो भी व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। और एक होती है इंटरव्यू मेथड, जिसको हम साक्षात्कार विधि बोलते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयुक्त में कौन सी? आत्मनिष्ठ विधियों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित अभी साक्षात्कार विधि के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्योंकि भी किसी भी जॉब में अगर आप जाओगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो ये साक्षात्कार विधि होती है। तो आजकल अगर प्रयोग में ज़्यादा लाई जाती है वो कौन सी? साक्षात्कार विधि। तो तीसरी हम पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत समाजमिति विधि आती है, शारीरिक परीक्षण विधि आती है, परिस्थिति की परीक्षण विधि आती है, और निरीक्षण विधि आती है। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ विधियां होती है। अगली है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो इसके अंतर्गत शब्द साहचर्य विधि आती है और स्वप्न विश्लेषण विधि आती है। तो देखिएगा साथियों, व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल युंग का दृष्टिकोण किस पे था? तो कार्ल युंग ने प्रक्षेपीय विधियों पर जोर दिया, और कार्ल युंग प्रक्षेपीय विधियों के जन्मदाता माने जाते हैं। तो प्रक्षेपीय विधि रोरशस धब्बा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, और CAT, TAT, IBT, इनको ऐसा बोला जाता है। इंक ब्लॉक टेस्ट और थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट और चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, ऐसा भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधियां, व्यक्तिनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषणात्मक विधियां, ये 4 प्रकार की व्यक्तित्व मापन की विधियां होती है। तो कार्ल युंग ने कौन सी? तो प्रक्षेपीय विधियों का दृष्टिकोण किसने दिया? कार्ल युंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर देखिए जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार, मतलब पहले से जैविक रूप से निर्धारित होता है, वो जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? क्या उत्तेजना होगी, अंतर्नोद होगा, मूल प्रवृत्तियां होगी, या फिर प्रलोभन होगा? तो यहाँ पर इनके अंग्रेजी में भी नाम है। उत्तेजना को क्या बोला जाता है? एराउसल। और दूसरा है अंतर्नोद, ड्राइव्स। तीसरा है मूल प्रवृत्तियां, इनको इंस्टिक्ट भी बोला जाता है। और प्रलोभन मतलब इंसेंटिव्स। तो देखिए हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम बात करें तो मूल प्रवृत्तियां होती है, ये जन्मजात होती है। जन्मजात पैटर्नों को बताने के लिए यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि जन्मजात पैटर्नों को बताने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मूल प्रवृत्तियां, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंतर्गत जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही होती है। इसको कोई मतलब सीखा नहीं जा सकता मूल प्रवृत्तियों को। तो मूल प्रवृत्तियों की बात किसने की है? तो विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और इसके साथ ही 14 प्रकार के संवेग भी बताए हैं। तो यहाँ पर विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनकी एक पुस्तक है जिसमें विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की तो मूल प्रवृत्तियां बताई है, और 14 ही प्रकार की उसके अंतर्गत संवेग है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर किसी को क्रोध आता है तो ठीक है, क्रोध उसका क्या है? संवेग हो गया। उसके साथ मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। प्रत्येक मतलब अपने अपने मूल प्रवृत्ति, अपने अपने संवेगों के साथ एक एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से मूल प्रवृत्तियां जो होती है ये जन्मजात पैटर्न होते हैं। अगर हम बात करें उत्तेजन, अंतर्नोद या प्रलोभन, तो ये सब चीजें जो होती है अभिप्रेरणा का हिस्सा है। ये सब चीजें किसका? अभिप्रेरणा का हिस्सा है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत मतलब जाना जाता है। तो देखिए हम किसी चीज की आवश्यकता होगी, अभिप्रेरित व्यक्ति क्यों होगा? तो उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता होगी, मतलब नीड होगी उसको। उसके बाद उसे किसी भी चीज में ले जाने तक, पहुंचाने तक उसको क्या करेगा? अगर उसको भूख होगी तो वो उसका क्या कहलाएगा? उसका ड्राइव्स कहलाएगा। उसका ड्राइव्स अंतर्नोद कहलाएगा। और प्रलोभन मतलब वो इंसेंटिव, उसको उस चीज के लिए कौन खींचा जा रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? इंसेंटिव। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि नीड्स होगी उसको, और अंतर्नोद होगा, और उसको इंटेंसिव्स, तो जिसको हम बोल सकते हैं आवश्यकता मतलब नीड, और अंतर्नोद मतलब क्या होगा? ड्राइव्स। और प्रलोभन मतलब उसकी किसी चीज के लिए प्रति प्रलोभन होगा, तो ही वो अभिप्रेरित व्यक्ति होगा। तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत 3 होती है। पहले बात करते हैं हम नीड्स की, दूसरी है ड्राइव्स, और तीसरा होता है इंटेंसिव्स, जो अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अभिप्रेरणा के तत्व हैं। जबकि जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जन्मजात के लिए मूल प्रवृत्तियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो स्मृति की प्रक्रिया का मतलब मेमोरी की बात हो रही है। कौन सा हिस्सा नहीं है? क्या नहीं होता है स्मृति में? क्या जानकारी संग्रहित करना, क्या जानकारी का संकेतीकरण करना, या फिर सूचना पर कार्य करना, या फिर जानकारी प्राप्त करना? तो देखिएगा साथियों, जानकारी संग्रह करना हिस्सा होता है किसका? मेमोरी का। और जानकारी का संकेतीकरण भी होता है। जानकारी प्राप्त करना मतलब जो फिर से रिसीव होता है मेमोरी के द्वारा, तो वो भी की जाती है, परंतु सूचना पर कार्य करना ये मेमोरी का हिस्सा नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना पर कार्य करना। क्योंकि मेमोरी जो होती है वो जानकारी संग्रहित करती है, हमारी जानकारी का संकेतीकरण होता है, और जानकारी का प्राप्त किया जाता है, परंतु सूचना पर कार्य नहीं होता है। अगला है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है? तो कौन सी उप अवस्था? संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब बच्चा मतलब अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता पढ़ने के लिए क्या करता है? आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीख जाता है। तो ये सब किसके? माध्यमिक योजनाओं का समन्वय के अंतर्गत आती है। माध्यमिक योजनाओं का समन्वय ये उप अवस्था होती है जिसके अंतर्गत बच्चा मतलब आईपैड का प्ले बटन दबाना सीखता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस आयु का बच्चा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है? तो देखिए ऑप्शन देखकर हम इसका अप्लाइड क्वेश्चन है ये, तो इसका हम ऑप्शन देखिए सही से आंसर करेंगे। 14 से 18 वर्ष का, 2 से 8 वर्ष का, 9 से 12 वर्ष का, या फिर 6 से 14 वर्ष का? तो देखिएगा इसमें सबसे अच्छा आंसर हमारा हो सकता है तो वो होगा 6 से 14 वर्ष का। इसमें मतलब संपूर्ण आपकी अवस्था आ गई, क्योंकि इसमें शेषवावस्था भी आ गई, बाल्यावस्था भी आ गई, और ये दोनों अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण है। शेषवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, और किशोरावस्था मतलब 12 वर्ष के बाद आरंभ हो जाती है। तो आधी किशोरावस्था भी इसमें
संपूर्ण आ गई है। तो हमारा सही से आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष का बालक सबसे प्रभावशाली भी होता है और सबसे ज़्यादा ज्ञान अर्जन भी बालक इसी में करता है, उत्सुक होता है। तो ये एक प्रभावशाली अवस्था कही जा सकती है। अगला प्रश्न है, CCE आरंभ किया जाता है, रिक्त स्थान आरंभ किया जाता है। तो CCE कब आरंभ किया जाता है? एक वर्ष में 4 बार होता है, एक वर्ष में वर्ष भर होता है, या फिर समय समय पर किया जाता है, या फिर वर्ष में 2 बार। तो देखिए, CCE का अर्थ भी यही होता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या होता है? सतत मतलब लगातार करना, सतत मतलब चलते रहना, सतत मतलब होता है कि लगातार उसी चीज़ को करना, तो वो सतत हो जाता है। एवं व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ यही होता है। तो मतलब CCE का अर्थ ये होता है कि जीवन मतलब वर्ष में वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब बार बार आने वाली प्रक्रिया, तो वो ही CCE मतलब इसका इसका अगर हम देखिए फुल फॉर्म देखिए CCE, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब वर्ष भर कभी भी बार बार मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसमें 4 बार नहीं होगा, समय समय पर नहीं होगा, और 2 बार भी नहीं होगा, वर्ष भर चलता रहता है मूल्यांकन। तो ये CCE का अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न करना। कक्षा में अगर कोई छात्र प्रश्न करता है तो वो क्या करना सही है? निष्क्रियता विकसित करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है, या फिर समय की बर्बादी है? तो देखिएगा साथियों, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। यदि कक्षा नीरस होगी, उसमें कोई प्रश्न भी नहीं पूछेगा बच्चा, तो और शिक्षक अपनी तरफ से व्याख्यान विधि का प्रयोग किए जा रहा है, मतलब व्याख्या किए जा रहा है, और किसी से सामने से प्रश्न नहीं आएंगे, तो ये एक निष्क्रिय विधि के अंतर्गत आता है। परंतु सक्रिय अधिगम किसे कहा जाता है? जब बच्चा शिक्षक से प्रश्न करे, किसी भी चीज़ में उसके मन में जिज्ञासा हो तो वो प्रश्न करे, तो वो क्या होती है? वो सक्रिय सीखना होता है। तो यहाँ पर विषय वस्तु को स्पष्ट कौन करता है? प्रश्न करेगा अगर बच्चा, तो उसकी विषय वस्तु क्लियर हो जाएगी, विषय वस्तु क्लियर होगी, निष्क्रियता नहीं होगी। इसका आंसर अनुशासनहीनता भी नहीं होगा, समय की बर्बादी भी नहीं होगा। कक्षा में प्रश्न करना क्या होगा? विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 24वां, कि असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती है। यदि असंतुष्ट होते हैं और उसके होने पर मजबूत होती है, असंतुष्ट, आपके प्रश्न में ही मतलब शब्द पकड़ना है हमें। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं क्या कहलाती है? वो नीड्स क्या कहलाती है? उसको क्या नाम से पुकारा जाता है जो असंतुष्ट होने पर होती है? तो कमी ज़रूरतें, प्राथमिक ज़रूरतें, वृद्धि ज़रूरतें, या फिर आवश्यक ज़रूरतें? तो देखिए, अगर कोई असंतुष्ट होगा तो वो डेफिनेटली उसकी कमी रही होगी किसी चीज़ की, तो ये कमी ज़रूरतें इसका आंसर हो जाएगा। हमें शब्दों को पकड़ना है, प्रश्न में हमारे पूछा क्या गया है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। ये वीडियो आपके रीट, एमपी टेट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है राज्यों की टेट एग्जाम्स, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु सी टेट और रीट के लिए और एमपी टेट के लिए महत्वपूर्ण खास है ये। तो देखिएगा अगला प्रश्न, प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? देखिए साथियों, प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहा जा सकता है उसको, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? देखिए, अगर हम बात करें इवान पेट्रोविच पावलोव की, तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, BF स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत था, या फिर हम उसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तीसरा, एरोन बेक, इसका कोई सिद्धांत था नहीं, तो बांडुरा बचा है, तो बांडुरा का उसको हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी, या फिर प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत भी, या फिर अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा जो था, उसने एक बेबी डॉल के ऊपर अपना सिद्धांत ये किया था। तो बेबी डॉल के ऊपर मतलब अवलोकन करके सीखता है बच्चा, तो इस प्रकार से अवलोकनात्मक भी कह सकते हैं उसको, प्रेक्षणीय अधिगम भी कह सकते हैं, और उसको क्या कह सकते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। तो अगर स्कोरिंग गाइड कहीं पर भी आ जाए तो स्कोरिंग गाइड का क्या हो जाएगा? इन्वेंट्रीज। स्कोरिंग गाइड का देखिए, छात्रों का मूल्यांकन, गुणवत्ता मूल्यांकन का तो हम चेकलिस्ट के द्वारा भी करते हैं, रूब्रिक्स के द्वारा भी करते हैं, रेटिंग स्केल्स के द्वारा भी करते हैं, परंतु स्कोरिंग गाइड की बात आ जाए तो वो इन्वेंट्री के द्वारा मूल्यांकन होता है। गुणवत्ता का मूल्यांकन इन्वेंट्री के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं रिक्त स्थान से जुड़ी होती है। अगर सुखद होगी
देखिए, हम यहाँ पर द्वंद्व की बात करते हैं। द्वंद्व होता है इंसान के मन में, ये करूँ या ये करूँ, तो संघर्ष होता है वो, उसको हम द्वंद्व भी कह सकते हैं। तो एक पहला होता है उपागम उपागम संघर्ष। देखिए, हम यहाँ पर उत्तर नहीं बता रहे हैं, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ द्वंद्व या फिर संघर्ष होते कितने प्रकार के हैं। तो संघर्ष या फिर द्वंद्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपागम उपागम संघर्ष, जिसमें हम लक्ष्यों के मध्य मतलब संघर्ष होता है, जिसे हम उपागम उपागम संघर्ष कहते हैं। मतलब हम बात करें कि किसी की पुलिस में भी नौकरी लग रही और क्लर्क की भी नौकरी लग गई, तो मतलब उसमें से किसी एक को चुनना होता है। मतलब ये उपागम उपागम संघर्ष के अंतर्गत क्या होता है, कोई सकारात्मक चीज़ें होती है। तो अगर उसकी पुलिस में भी जॉब लग गई और उसकी इसमें क्लर्क में भी जॉब लग गई, तो उसके पास, व्यक्ति के पास मतलब क्या होगा कि संघर्ष हो जाएगा। एक उपागम उपागम संघर्ष के नाम से द्वंद्व उत्पन्न होगा उसके मन में कि मैं पुलिस की जॉब करूं या फिर क्लर्क की जॉब करूं। तो इसको हम क्या कहते हैं, उपागम उपागम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरे की बात करें हम, तो दूसरा होता है परिहार परिहार संघर्ष। क्या होता है, परिहार परिहार संघर्ष। अगर देखिए, पहले उपागम उपागम संघर्ष जो होता है वो दो धनात्मक में होता है। मतलब उसकी जॉब किसमें, पुलिस में भी लग गई और क्लर्क में भी लग गई, मतलब ये धनात्मक बात हो गई। परंतु परिहार परिहार संघर्ष की बात करें या फिर परिहार परिहार द्वंद्व की बात करें, तो ये ऋणात्मक होता है। दो असमान लक्ष्यों को चुनाव करने को लेकर हमारे सामने जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, उसको हम परिहार परिहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के द्वंद्व में दो लक्ष्य होते हैं हमारे, और वो कौन से होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्योंकि धनात्मक हमने किस में पढ़ा, धनात्मक हमने उपागम उपागम संघर्ष में पढ़ा, और परिहार परिहार संघर्ष में दो ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं जिनमें से हमें चुनाव होता है। जैसे कि एक कहावत है ना कि इधर गिरे तो खाए न, उधर गिरे तो कुआं। तो मतलब दोनों तरफ ऋणात्मक चीजें हैं, तो हमें किसी भी एक चीज को अपनाना जरूर है, परंतु दोनों तरफ हमें भय ही है। मतलब दोनों तरफ हमारे क्या है, परिहार परिहार संघर्ष है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से परिहार परिहार संघर्ष की बात हो गई। अगले बात करते हैं उपागम परिहार संघर्ष। देखिए, ये इसी के स्तर पर बात करते हैं। एक तरफ तो होता है उपागम, ठीक है, एक तरफ तो मतलब धनात्मक होता है, और इस प्रकार बात करें तो ये ऋणात्मक हो गया। ये तो क्या हो गया, धनात्मक, और ये ऋणात्मक हो गया। मतलब एक तरफ तो उपागम होता है मतलब धनात्मक होता है, और परिहार होता है मतलब ऋणात्मक होता है। तो उन मतलब जब कोई संघर्ष धनात्मक एवं ऋणात्मक के मध्य होता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, उपागम परिहार संघर्ष या फिर उपागम परिहार द्वंद्व के नाम से हम इसको जान सकते हैं। मतलब एक छात्र नौकरी तो करना चाहता है, मतलब वो क्या करना चाहता है, छात्र हो गया, हम हमारी बात कर लेते हैं। तो नौकरी तो करना चाहता है, परंतु वो क्या करना चाहता है कि मेहनत करने से भी डरता है। जैसे कि हम अभी रीट है हमारे सामने या फिर एमपी टेट है, तो हम नौकरी तो चाहते हैं सभी, परंतु हम क्या कर चाहते हैं कि पढ़े भी ना और नौकरी भी लग जाए। तो ये कौन सा द्वंद्व हो गया, उपागम परिहार द्वंद्व हो गया। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं संघर्ष या फिर द्वंद्व, उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, और तीसरा होता है उपागम परिहार द्वंद्व। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं अगर साथ में होती है, मतलब सुखद मतलब धनात्मक, अप्रिय मतलब ऋणात्मक, दोनों साथ में हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उपागम या फिर अप्रोच, हम इसको दृष्टिकोण भी कह सकते हैं और उपागम भी कह सकते हैं। उपागम परिहार संघर्ष के नाम से जाना जाता है, या फिर दृष्टिकोण परिहार संघर्ष के उसको नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे सुख भी है और दुख भी है। तो ये क्या होगा, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष के अंतर्गत आता है। अब अगला 28वां प्रश्न बताता हूं मैं आपको कि प्रामाणिक आकलन आकलन का एक रूप है। प्रामाणिक आकलन आकलन का एक रूप है जिसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान और कौशल को सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं, या फिर छात्रों के परिणामों की तुलना। देखिए, परिणामों की तुलना कहीं पर नहीं होता है। और तीसरा हम देखें तो छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भी उसको एक निश्चित सेट में नहीं बांधना है। तीसरा हमारा प्रश्न में ये ऑप्शन क्या है, शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत शैलियों, कमजोरियों, ज्ञान और शिक्षा को कौशल से पहले निर्धारित करता है, कौशल से पहले निर्धारित नहीं कर सकते हम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा, छात्रों को वास्तविक दुनिया। प्रामाणिक आकलन किसे कहते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड आकलन क्या होता है, असेसमेंट करते हैं हम उसका, तो सही से आकलन क्या होता है उसके बारे में है कि छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। कोई सा भी बड़ा प्रश्न आ जाए उससे हमें घबराना नहीं है, बल्कि अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ये कैंसिल किया हुआ प्रश्न है, मतलब गलत प्रश्न है। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न हम देखते हैं आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की
सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? कौन सा कारक हो सकता है? विद्यालय के पक्ष में। देखिए यहाँ पर विद्यालय के संबंध में बात की गई है, न कि घर के संबंध में और न कि समाज के संदर्भ में। तो हमें विद्यालय के संदर्भ में देखना है। माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि, तो ये घर या फिर परिवार के संदर्भ में बात हो जाएगी। बच्चे की शारीरिक मजबूती, तो ये किसके संबंध में बात हो जाएगी? ये शारीरिक या फिर सामाजिक पक्ष के संबंध में बात हो जाएगी। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान, तो ये होगी विद्यालय से संबंधित समस्या। ठीक है, तो विद्यालय के प्रदर्शन से संबंधित सफलता या फिर असफलता को प्रभावित करता है, तो कौन करता है? अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान। जबकि बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव, तो ये सामाजिक रूप से प्रभावित हो जाएगा और ये परिवार से संबंधित हो जाएगा, ये शरीर से संबंधित हो जाएगा। तो विद्यालय से संबंध, प्रदर्शन से संबंध में सफलता या असफलता को प्रभावित कौन करता है? तो टीचर की जो होगी वो प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया जो होगी वो किसको प्रभावित करेगी? बच्चे को। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको 15 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और इनसे संबंधित प्रश्न हम बना सकते हैं। तो ये थे आज के 15 प्रश्न जो हमने चर्चा किए। आज इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।